हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो बच्चों के एक दो दिन पहले बहुत सीरियस कमेंट्स आए थे बच्चों के कि सर आप हमारे लिए वो वीडियोस बनाकर अपलोड करिए चैनल पे जो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाला है सिलेबस। और काफी सीरियस कमेंट्स ये भी थे कि सर आप हमको वो वीडियोस बनाकर भी दे दो जिसमें हमको पता चले कि थोड़ा कैसे हमारा पेपर आने वाला है फर्स्ट टर्म में और कैसे वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने अभी तक जितने वीडियोज अपलोड किए हैं वो आपके उसी सिलेबस के अपलोड किए हैं बना करके जो आपका फर्स्ट टर्म में सिलेबस आने वाला है। और हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाया है हर चैप्टर में मैंने केमिस्ट्री के। और बच्चों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हमको कुछ ऐसा बता दीजिएगा जिसमें हमको पता चले कि हमारा फर्स्ट टर्म में कैसे पेपर आएगा और हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बच्चों आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म में पेपर आने वाला है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को जो हो सकता है कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएं और हो सकता है कि इसी पे बेस्ड कोई नए क्वेश्चंस आ जाएं जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच करो और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं और हो सकता है कि उस पे बेस्ड आपको और भी अलग से क्वेश्चंस मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो बच्चों इनमें हमको 4 ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं होता है। अब पहले तो ये समझिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो फिजिकल चेंज बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करिए यहाँ पे। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है ए और हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, इसके टेम्परेचर में चेंज कर दें या फिर हम कोई और चेंजेस कर दें इसके अंदर, तो ये एक नया सब्सटेंस बनाता है बी। और इस बी में अगर हम कुछ चेंज कर दें तो अगर ये फिर से ए में चेंज हो जाए, मतलब ए से बी बना और बी फिर से अगर वापस ए में आ जाए, ए बना दे, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बैक्स बोले तो मोम, आपने कैंडल देखा होगा। अगर कैंडल को हम बर्न करते हैं तो उसमें हीट आती है, टेम्परेचर आता है और जो वैक्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है बच्चों, वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। और अगर उस लिक्विड बने हुए वैक्स को फिर से अगर हम कूल कर दें उसको, तो क्या होता है, फिर से सॉलिड बन जाता है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना था, अब वो लिक्विड से फिर सॉलिड बन जा रहा है। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है आपको बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स, यानी कि आपने वाटर को क्या किया है, बॉयल कर दिया है। जो वाटर था वो आपने किया है यहाँ पे बॉयल, और जब वाटर को बॉयल करेंगे आप तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी। अगर हम इस वेपर को फिर से क्या कर दें, कूल कर दें, कूल करने पे क्या होगा, ये वेपर्स फिर से क्या होंगी, वाटर बन जाएंगे। भाई आप सोचिए, जब आपने वाटर को बॉयल किया उससे स्टीम बनी, वेपर बनी, और वो वेपर को अगर हम किसी सरफेस से टच कराते हैं तो वो फिर से कंडेंस होकर के वाटर बन जाती हैं। तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया आपका, पहले वाटर से वेपर बने और अब वेपर से फिर से वाटर बन जा रहा है। हमको क्या बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। मींस आपके पास आइस है और आपने इस आइस को क्या किया, मेल्ट किया है, मेल्ट करके बनाता है वाटर। और अगर ये वाटर आपका, देखो आइस का क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये वाटर बन गया। अगर इस वाटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं, मींस अगर हम माइनस में करते हैं फिर से, तो फिर से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई वाटर से आइस बना, आइस से वाटर बन गया, तो यानी कि ये भी क्या आपका फिजिकल चेंज है, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है। ये भी हमको वो बताना है जो फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आपने सॉल्ट को क्या किया बच्चों, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, किसमें, वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास, है ना। इस सॉल्यूशन से हम फिर से सॉल्ट को वापस ला सकते हैं, यानी कि ये भी एक आपका फिजिकल चेंज है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ये तो हम समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी आपका फिर करेक्ट है, बट कैसे करेक्ट है उसको समझिएगा। इसमें कह रहा है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मींस एलपीजी। एलपीजी आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी की, उनमें गैस होती है, उसी गैस की बात हुई। और कंबशन का मतलब होता है उसको बर्न करना। आपको पता है कि जो एलपीजी गैस होती है वो बर्न होती है, जब भी हम अपने जो बर्नर होता है उसको ऑन करते हैं तो गैस निकलती है, वो बर्न होती है। और वो बर्न हो जाती है एक बार, तो बर्न होकर के वो एक बार किसी और सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। अब वो जिस सब्सटेंस में चेंज होती है
फिर से वापस आपकी एलपीजी में कन्वर्ट नहीं होती है। अब आप फील करो कि घर में हम जो सिलेंडर से गैस को यूज करते हैं एलपीजी को, अगर वो हम फिर से कन्वर्ट कर लेते एलपीजी गैस में तो दोबारा तो हम सिलेंडर भरवाने जाते नहीं भाई, कितने मजे की बात है। क्या आपको जरूरत पड़ती दोबारा से सिलेंडर लाने की? क्योंकि अगर वो फिजिकल चेंज होता तो आप दोबारा से उसको फिर से एलपीजी में कन्वर्ट कर लेते एक बार यूज करने के बाद, और फिर से हम उसको यूज कर लेते, है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है। यानी एक बार एलपीजी आपकी यूज हो गई, उसका कन्वर्शन हो गया, वो जल गई तो जल गई, दोबारा हम उसको फिर से एलपीजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन वो करेक्ट है, जिसमें हम जो एक फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है ना। ये फिर क्या होगा? ये होगा आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जो एक बार एक सब्सटेंस अगर दूसरी स्टेट में चेंज हो गया तो हो गया परमानेंटली, अब हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है एमसीक्यू बेस्ड। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, मतलब हमसे कहा गया है कि आपके पास एक फेरस सल्फेट है जिसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करें तो वो फॉर्मेशन करता है एक ब्राउन सॉलिड का, एक ब्राउन सॉलिड बनाएगा एंड टू गैसेस। तो इस रिएक्शन दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगरी, इस रिएक्शन को हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे? 4 ऑप्शन हमको गिवन है बच्चों। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है मैं अपनी वीडियो बना चुका हूं उस पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या डिकम्पोजिशन क्या होता है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं वो भी वीडियो बना चुका हूं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फेरस सल्फेट को यहाँ पे लिखेंगे FeSO4, इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम कर देंगे स्ट्रांगली हीट। अब कह रहा है एक तो ब्राउन सॉलिड बनाता है, तो ब्राउन सॉलिड क्या होता है बच्चों? ये होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। और साथ में 2 गैसेस बन रही हैं, वो गैसेस कौन सी होंगी? एक तो होगी सल्फर डाइऑक्साइड, अगली होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों क्या है? ये गैस है, और ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, आपसे पूछा है कि इसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहली बात है कि हमने इसको डिकम्पोज कराया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, इसको हमने एनर्जी दे दी यहाँ पे, और 2 या फिर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। तो एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और साथ में कहना कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, दोनों ही प्रोसेस, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है आप मेरी वीडियो को वॉच करो, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा सेकंड वाला, क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन भी हो रहा है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है। एक तरह से इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इज मतलब एक भी हो सकता है, आर मींस इनमें से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं रिएक्शन। अब इनमें देखिए बात की गई बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब आपको पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मतलब ये दोनों रिएक्टेंट, कोई 2 रिएक्टेंट होंगे, उनके आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। एक का आयन इधर आएगा तो दूसरे रिएक्टेंट का आयन उधर जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसमें पीबी इधर जा रहा है और सीयू यहां से अलग हो जा रहा है, जबकि इसका कोई भी आयन इधर आके नहीं जुड़ रहा है, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अच्छा, Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें जरा ध्यान से देखिए, आपका Na यहाँ पर किसके साथ लगा हुआ है? SO4 के साथ में। मतलब Na से कौन लगा? SO4, और यहाँ पर Na से कौन लगा है? Cl। मतलब Cl इसका जो है वो Na के साथ आ गया है। एक चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पर Ba के साथ जो Cl लगा है, अभी देखो Ba के साथ कौन लगा है? SO4, तो इसका SO4 इधर Ba के साथ चला गया। मतलब इसका एक आयन इधर आ रहा है तो इसका दूसरा आयन इधर जा रहा है, तो इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब चेक करते हैं कि
क्या किसी और ऑप्शन में भी ऐसा हो रहा है? C+O2 बन रहा है CO2, यहाँ पर कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ये तो हमारा हो नहीं सकता है। हमारा CH4 प्लस O2 बना रहा है CO2 प्लस H2O। देखिए CH4 से CO2 बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है, आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है भाई। इसका ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी है, एक्सचेंज नहीं हुआ कुछ भी। एक्सचेंज का मतलब एक आयन इधर आ जाए तो दूसरा उधर चला जाए, अभी भी वो एक दूसरे के साथ में लगे हुए हैं, तो यहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है बच्चों। क्लियर है ना? तो अब हमको इनमें से दिया गया है कि इन पूरे ऑप्शन में हमको 4 ऑप्शन गिवन है और बताना कि कौन से ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, हमारा इनकरेक्ट है। ओनली सेकेंड कह रहा है कि ओनली सेकेंड आपका ऑप्शन सही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। चलिए अब क्या हम और भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो था ही नहीं हमारा, इनकरेक्ट था, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ये भी हमारे इनकरेक्ट थे, ये भी नहीं हो सकता है, तो ओनली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन कॉपर टर्निंग्स आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन a blue colored solution is formed after some time, it is because copper। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि जब आप कॉपर टर्निंग्स मीन्स कॉपर को ही आप ऐड कर रहे हैं कहाँ? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जा रहा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। तो इट इज बिकॉज कॉपर, तो कॉपर में क्या हो रहा है ऐसा वो हमको बताना है। तो पहले बच्चों ये समझते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है ना? तो हमने लिया यहाँ पे कॉपर, जो कि कॉपर की टर्निंग है वो कॉपर ही है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ में, AgNO3 होता है इसका फॉर्मूला। अब ये देखिए रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो बच्चों क्या होता है कि अब जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कॉपर को सिल्वर से ऊपर रखा गया है, यानी कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो सिल्वर से ज्यादा होती है। कॉपर जो है वो सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर इस सिल्वर को यहां से डिस्प्लेस करेगा आकर के, तो क्या बनाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे कॉपर ने देखो सिल्वर को हटा दिया और खुद नाइट्रेट से सिल्वर की जगह लग गया करके, ये देखो कॉपर लग गया, और साथ में Ag आपका अलग हो जाएगा। तो कॉपर क्या कर रहा है? इस सिल्वर को यहां से डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो क्या कर रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्या ये जो कॉपर है वो सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है? ऑफकोर्स बच्चों डिस्प्लेस कर रहा है, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको। साथ में कह रहा है सेकंड ऑप्शन में कॉपर फॉर्म्स अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद AgNO3। क्या कॉपर AgNO3 के साथ में एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है? भाई यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, Ag आपका अलग हो जा रहा है, कॉपर के साथ में Ag बिल्कुल नहीं लगेगा आकर के, कॉपर इसके साथ लगा तो Ag अलग हो गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। आगे कह रहा है इसमें, हाँ नेक्स्ट कह रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं बन रहा है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2 प्लस। क्या कॉपर जो है आपका Cu2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? भाई देखो यहाँ पर कॉपर पे 2 प्लस चार्ज आया है, कब आया है? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, है ना? और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर पे 2 प्लस चार्ज आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। प्लस का चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना प्लस का चार्ज आएगा। तो इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है जरा याद करो आप लोग, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स इसने इलेक्ट्रॉनों का लूज किया है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कह रहा इज रिड्यूस्ड टू Cu2 प्लस। भाई इसमें प्लस का चार्ज कब आएगा? जब कॉपर आपका ऑक्सीडाइज होगा, ना कि रिड्यूस होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो हमको यहाँ पर 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। ये तो हमारे स्टेटमेंट थे, अब हमको ऑप्शन गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड सही है क्या? तो फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, यानी ये हमारा रॉन्ग हो गया है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ठीक है क्या? सेकंड तो आपका गलत है और थर्ड ऑप्शन आपका ठीक था स्टेटमेंट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया है। इनमें से एक ही ठीक है, दोनों तो ठीक है नहीं।
सी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या करेक्ट है आपके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डी आपका अपने आप इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी आपको एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद इट अ सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि आपको लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें आपको साथ में 4 और सॉल्यूशन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे कि यहाँ पर आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेड नाइट्रेट के लिए, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, अब इनमें से देखिए कौन सा आप सॉल्यूशन ऐड करेंगे। 4 सॉल्यूशन आपके पास है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम आयोडाइड। अब इनमें से किसको ऐड करें कि हमको यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो सिंपल सा है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो वहां पर येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो हम देंगे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड KI एरो, यहाँ पर देखिए जो Pb होगा वो I के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा PbI2। ये होता है लेड आयोडाइड, क्या है लेड आयोडाइड, आयोडाइड जो कि होता है आपका येलो प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में लिखते हैं जो PPT प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। येलो कलर का PPT बनेगा यहाँ पे लेड आयोडाइड का, और साथ में बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है ना। अब यहाँ पे NO3 देखो 2 यूनिट लगाई गई है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और पोटेशियम आपके 2 हो गए तो 2 लिख दिया, I आपके 2 हो गए तो I भी आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेंगे जिससे कि हमको लेड आयोडाइड का येलो PPT मिल जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में वीडियोज आपको बनाऊं MCQ बेस्ड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो।